तो आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट फील्ड में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर 4 एग्रीकल्चर कृषि। ओके, 10th क्लास का 4th चैप्टर है। इससे पहले की जो 3 चैप्टर है उनकी वीडियो में डाल चुका हूं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करें हम एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में पता है आपको कृषि की दृष्टि से देखा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत जो है एक महत्वपूर्ण देश है और इसकी 2/3 जनसंख्या 2/3 जो पॉपुलेशन है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त अगर हम देखें विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करने का काम भी जो है कृषि के माध्यम से किया जाता है। इसके जरिए कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले जो भी है, टी, कॉफी एंड स्पाइसेस, ये सारी चीजें जो है उगाई जाती हैं। अगर हम बात करें कृषि के प्रकार की, तो कृषि के प्रकार जो है वो डिपेंड करते हैं वेदर पे। हम कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। सबसे पहले से ही शुरुआती जो कृषि देखने को मिलती है हमारे को पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती का प्रचलन रहा है। जीवन निर्वाह से खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक की कृषि हमारे को देखने को मिलती है भारत में। इसके अलग अलग जो है अगर हम बात करें तो प्रकार दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले बात करें प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ये क्या होती थी? तो इसमें क्या होता है, सिर्फ भरण पोषण के लिए जो कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है आज के टाइम में भी, जहाँ पे अभी जो पुराने जो औजार होते थे उन्हीं से, जैसे लकड़ी के हल से और खुदाई करने वाली छड़ी, परिवार अथवा समुदाय की सहायता से जो खेती की जाती है सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए, अपने पेट भरने के लिए और श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। ये मृदा की उर्वरता पर डिपेंड करती है और फसल जो है फसल उगाने के लिए मिट्टी की उर्वरता और साथ ही साथ मानसून पे डिपेंड करती है पर्यावरणीय परिस्थिति में। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहते हैं इसे। क्या? कर्तन दहन कृषि प्रणाली भी कहा जाता है इसको। ओके, किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उसे उपजाऊ बनाता है, भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है, वहां पे खाद्य फसल उगाता है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़कर दूसरी भूमि पर फसल उगाना शुरू कर देता है, स्थानांतरित होकर। कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता की शक्ति द्वारा हासिल कर ली जाती है। जो भी उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है वो सारी चीज हमारे को देखने मिलती है कि भूमि द्वारा से उर्वर हो जाती है। और किसान जो है उर्वरक और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा जो है कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं पे झूम खेती कहते हैं इसे। उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इनमें हम कहते हैं झूम खेती, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं। मणिपुर में इसी को क्या कहा जाता है? पामलू। मणिपुर में हम कहते हैं पामलू। मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो अलग अलग नामों से हम इसे जानते हैं झूम खेती को। ओके, और कहीं पे पूर्वोत्तर के राज्यों में इसको झूम खेती कहते हैं। तो ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। देशों की बात करें तो देशों में भी अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे कहते हैं मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुकू, ब्राजील में रोका, अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लद्दाख। तो ये अलग अलग नाम हमारे को देखने मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें झूम कृषि के, जो ये अलग अलग रूप देखे हमने, अपने परिवार के सदस्यों द्वारा भूमि के टुकड़े पर की जाती है एक छोटे से, और जब जैसे ही उसकी उर्वरता खत्म होती है तो दूसरे टुकड़े पर उसे साफ सफाई कर कर उसे उपजाऊ बनाया जाता है और वहां पे फसल उगाई जाती है। दूसरे नंबर के जो दूसरा प्रकार है वो देखने को मिलता है हमारे को गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, ज्यादा जनसंख्या का दबाव देखने को मिलता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार और छोटा अलाभप्रद होता गया। तो हुआ क्या कि किसान वैकल्पिक रोजगार ना होने के कारण जो है कि सीमित भूमि से अधिकतर पैदावार लाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से गहन जीविका कृषि की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है जो जनसंख्या का दबाव ना पड़े तो उसको पूरा करने के लिए ये कृषि की जाती है। वाणिज्यिक कृषि की बात करी जाए तो जो बेचने के लिए फसलें उगाई जाती हैं, इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण होते हैं आधुनिक निवेशों से, मतलब पैसा इन्वेस्ट करके उससे कमाई करना, अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना।
कृषि के वाणिज्यकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में एक जीविका फसल है जहाँ पे सिर्फ जीवन जीने के लिए उगाई जाती है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य खेती कहलाती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ है। रोपण कृषि में क्या अत्यधिक पूंजी लगाई जाती है खेती के लिए, और उसके बाद श्रमिकों की सहायता से ये खेती की जाती है और इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि ये सब रोपण फसलें हैं जो उगाई जाती हैं। किसके लिए? सिर्फ बेचने के लिए। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहां की मुख्य रोपण फसलें हैं। ओके, असम और बंगाल में चाय, असम, बंगाल यहाँ पे चाय की खेती होती है और कर्नाटक में कॉफी की। ओके, कर्नाटक में हमारे कॉफी की फसल ज्यादा देखने को मिलती है। ये रोपण कृषि देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें अगर हम अब भारत की 3 शस्य ऋतुएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से मौसमों में फसल उगाई जाती है, तो 3 अलग अलग हमारे को देखने मिलते हैं। वो कौन कौन सी 3 ऋतु है? रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल जो है वो शीत ऋतु में बोई जाती है अक्टूबर दिसंबर में के दौरान, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के महीने में इसे काट लिया जाता है। ओके, ये फसलें जो है इसमें कौन कौन सी फसलें आती है हमारी? गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये मुख्य रबी फसलें देखने को हमारे को मिलती है। और ये कौन कौन से राज्यों में होती है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में ये फसल हमारे को देखने को मिलती है। रबी फसल का जो उत्पादन सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति भी देखने को मिली थी हमारे को, जिसने रबी फसल में सबसे ज्यादा मदद की थी। उसके बाद दूसरे प्रकार की जो फसल देखने को मिलती है वो हमारे को देखने को मिलती है खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या है? खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कब? वर्षा ऋतु मानसून में, और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सारी की सारी जो दालें हैं वो सारी इसी टाइम पे बोई जाती हैं। मूंगफली, कपास, ये सारी जो है ये खरीफ फसल के उदाहरण हमारे को देखने मिलते हैं। और ये कौन से क्षेत्रों में ज्यादातर देखने मिलती है हमारे को? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, इन वेस्ट बंगाल, असम, इनमें हमारे को ज्यादा देखने को मिलती है ये फसलें। ओके, इसके अलावा तीसरे प्रकार की जो फसल हमारे को देखने मिलती है वो कौन सी है? जायद। रबी और खरीफ के बीच में जो फसल बोई जाती है उन फसलों को कहा जाता है जायद फसलें, जो बहुत नॉर्मल स्तर पे बोई जाती है। तरबूजा, खरबूजा, खीरे और चारे की सब्जियां जो है चारे के लिए उगाई जाती हैं, जो उन्हें कहा जाता है जायद फसलें। तो इस तरीके से हम देखते हैं अलग अलग 3 किस्में हमारे को देखने मिलती है। उसके अलावा भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं जो हम देखें, और अखाद्य फसल किन्हें कहते हैं, वो सारी चीजें आगे देखें। उसके बाद देखें भारत की मुख्य खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं। तो भारत की मुख्य खाद्य फसलें अगर हम बात करें तो चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट, ये सारी हमारे को जो है मुख्य फसलें देखने को मिलती हैं। अब एक एक के वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें चावल की। चावल की बात करें तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चीन है पहले नंबर पे चावल उत्पादन में, और दूसरे पे आता है हमारा भारत। ओके, चावल उत्पादन में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश चाइना है, उसके बाद इंडिया आ जाता है दूसरे नंबर पे। उसके बाद में अगर हम बात करें यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और अधिक आर्द्रता मतलब 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जा सकता है। चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है धीरे धीरे। इसके अलावा हम देखें दूसरी जो इंपॉर्टेंट फसल देखने मिलती है वो देखने मिलती है हमारे को गेहूं। गेहूं क्या है? गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है, तो इसे उगाने के लिए समान रूप से 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उसके गेहूं उगाने के लिए उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान है और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। तो ये गेहूं कहाँ उगाया जाता है? उत्तर के क्षेत्रों में ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान इत्यादि में उगाया जाता है। उसके बाद बात करें मोटे अनाज की, तो मोटा अनाज जो है ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। कौन कौन से? ज्वार, बाजरा, रागी, ये कहलाते हैं क्या? मोटे अनाज।
भारत में जो मुख्य रूप से मोटे अनाज होते हैं वो कौन कौन से? ज्वार, बाजरा, रागी। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। उसके बाद बात करें बाजरे की, तो ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इत्यादि राज्यों में इसका उत्पादन होता है। मक्के की बात करें अगर हम, तो मक्का ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में प्रयोग की जाती है। ये एक खरीफ फसल है, ओके। और इसका इस्तेमाल किया जाता है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है इसकी, और जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाया जा सकता है। ये आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों का इस्तेमाल किया जाता है और उर्वरक और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य है। ये देखने को मिलते हैं हमारे को। फिर बात करें हम दालों की, दाल, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। सबसे ज्यादा दाल खाई भी भारत में जाती है और सबसे ज्यादा उत्पादन भी भारत में होता है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। जो अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, उसके अलावा अगर कोई वेजिटेरियन है सिर्फ जो शाकाहारी खाता है, उसके लिए दाल सबसे प्रमुख प्रोटीन का स्रोत होती है, जिसमें उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। और ये खरीफ में कौन कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं, तो ये अलग अलग हैं। और इसे अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य देखने को हमारे को मिलते हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट जो है चाय। चाय की बात करें अगर हम, तो चाय की जो खेती है वो ज्यादातर कहाँ होती है? असम में हमारे को देखने को मिलती है। कुछ ही क्षेत्र है जहाँ पे चाय की खेती का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। और कॉफी और गन्ने की बात करें, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी आवश्यक है इसके लिए। भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील के बाद। गन्ने में सबसे पहले आता है ब्राजील और दूसरे पे आता है भारत गन्ना उत्पादन में, ओके। अगर हम बात करें उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं तिलहन। तिलहन का जो है उत्पादन की बात करें तो 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। उसके 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। तो ये मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली कुल तिलहन फसलें हैं जिनसे तेल निकलता है ज्यादातर, तो इन्हें तिलहन फसलें कहा जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के मुख्य उत्पादक में जानी जाती है। इसके अलावा हम बात करें चाय की, तो चाय और कपास हमने बात कर ली, कपास की भी कर ली, जूट की। चाय का जो है रोपण कृषि का एक उदाहरण है जो मुख्य पेय पदार्थ की फसल है सबसे ज्यादा, और इसके पौधे उगते हैं, वो उगते हैं कहाँ पे? असम में सबसे ज्यादा चाय का। कॉफी के उत्पादन की बात करी जाए तो कॉफी गुणवत्ता के लिए भारत की जो कॉफी है विश्व विख्यात है और सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। कुछ बागवानी फसलें होती हैं जो कि उगाई जाती हैं नागपुर, चेरापूंजी जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है, जैसे संतरे हैं जो, और इसके अलावा हम अलग अलग बिहार की लीची की बात करें, मेघालय के अनानास की बात करें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर की बात करें, ये कुछ ऐसी बागवानी फसलें हैं जो बाग के रूप में उगाई जाती है। रबड़ का उत्पादन जो होता है अखाद्य फसलों में आती है रबड़, जो कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है इसमें, जो उद्योगों में प्रयुक्त होती है। मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है किसको? रबड़ को। रेशेदार फसलें कपास, जूट और सन, प्राकृतिक रेशम, ये रेशेदार फसलें कहलाती हैं जिन्हें जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य में आता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा इत्यादि ये राज्य है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार की बात करें तो टेक्नोलॉजी में जो सुधार हुए हैं धीरे धीरे, जो है लोहे के हल आ गए और मशीनें जो है काटने के लिए आ गई फसलें, उससे क्या है समय भी बचा है और ज्यादा से ज्यादा जो है फसल की पैदावार भी बढ़ी है। तो ये हमारे को देखने को मिलता है इस चैप्टर में कि कृषि जो है कितने प्रकार की देखने को मिलती है, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, कब उगाई जाती है। तो इतना ही है इसमें। इससे पहले की जो वीडियो है आप उस चैनल पे जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियो देख सकते हो आप। आपको सारी जो वीडियो आपको PHW आर्ट्स पॉइंट पे मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।